नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। ऑपरेशन ऑक्टोपस का दूसरा धमाकेदार राउंड शुरू हो गया है और पीएफआई के ठिकानों पर जमकर हथौड़ा चल रहा है। पीएफआई पर एनआईए ने तेज तर्रार चोट की है, ऐसी चोट जिससे पीएफआई बौखला रही है। देश भर में करीब 20 राज्यों में पीएफआई को दबोचा गया और उसके 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। विदेशी फंडिंग से लेकर युवाओं को आतंकी संगठन में भरने का काम ये पीएफआई कर रही थी, जिस पर करारा प्रहार करते हुए अब इसे बैन करने की तैयारी है। बड़ा सवाल, क्या पीएफआई पर बैन देश में सुकून चैन लाएगा? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से पीएफआई को चारों तरफ से घेरा गया है वो कैसे हुआ है? क्या इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का कोई जवाब नहीं है। चुन चुन के लोगों को उन्होंने घेर घेर के पकड़ा है और सैल्यूट करना पड़ेगा एनएसए और होम मिनिस्टर को। जी। अमित शाह ने जो कारनामा किया है, अद्भुत, लाजवाब, और जिस स्विफ्टनेस और जिस क्लिनिकल प्रिसिशन के साथ एनएसए अजीत डोभाल ने इस पूरे ऑपरेशन ऑक्टोपस को अंजाम दिया है, जो अभी चल ही रहा है, वो अभूतपूर्व है। जी। और ये तैयारी सिर्फ पीएफआई को घेरने की नहीं है, मुस्लिम परस्त राजनीति के ऊपर आजाद भारत में इससे बड़ा चोट अब तक किसी सरकार ने नहीं दी, जो इस वक्त हम लोग विटनेस कर रहे हैं। क्या हुआ है? यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है। पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हर राज्य में व्याप्त है और मुस्लिम समाज के अंदर बहुत थॉरली पेनिट्रेट किया हुआ है, हर जगह इसके लोग हैं, हर जगह इसके समर्थक हैं, हर जगह, और इतनी कैपेसिटी है इस संगठन की कि छोटी छोटी बातों पे यह हजारों लोगों की भीड़ 5 मिनट में इकट्ठा करने की कैपेबिलिटी है। जो लोग कैपिटल टीवी लगातार देखते हैं, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कहीं भी, चाहे कभी राजस्थान के अंदर में कोई हिंदू प्रोसेशन जा रहा है हनुमान जयंती का, और अचानक से 1000 लोग आते हैं, पत्थर वत्थर मारना शुरू कर देते हैं, मैं कहता हूं भाई पीएफआई जी। इसके लिए सांगठनिक संरचना चाहिए कि आप छोटी सी घटना पे देश के किसी भी शहर, किसी भी कोने में खटाक से लोगों को इकट्ठा कर ले। पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं कर सकती, नहीं हो सकता। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सीए को इंजाम दिया, बिल्कुल अफवाह, झूठ के ऊपर आधारित, और ये टीवी पे आकर के पीएफआई के लोग कहते थे कि देश भर में 1000 शाहीन बाग बनाएंगे। मोबिलाइजेशन, रिक्रूटमेंट बहुत ही शार्प, बहुत ही इसको कह सकते हैं शानदार तरीके से पीएफआई इसको दे रहा था, और इसलिए इसके लोग सामने आकर के ये चीख चीख के कहते हैं, हिम्मत है तो बैन करके दिखाओ, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो ना भाई। हम तो संविधान को फॉलो करते हैं, यही कहते थे ये लोग, वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ। और पीएफआई ये बात क्यों कहती थी? पीएफआई के लोग टीवी पे आकर के ये दम्भ, ये अहंकार क्यों दिखाते थे? क्योंकि उनको ये यकीन था कि हमारे पास जो नेटवर्क है, अगर हमारे ऊपर जरा सी भी कोई कार्रवाई हुई, सड़कों पे मुसलमानों को भर देंगे, इतना बवाल करेंगे, इतना प्रोटेस्ट होगा, और इस तरीके से मीडिया कवरेज नेशनल इंटरनेशनल होगा कि भाई मोदी सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ है, यहाँ पे हिंदुत्व फोर्सेस, फासिज्म आ गया है, तरह तरह की चीजें। जब आपको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को टैकल करना है, सिर्फ पुलिस या कार्रवाई से काम नहीं चलेगी। आपके सामने टारगेट 2-3 हैं। एक टारगेट ये है कि पीएफआई के सारे लीडर्स को आप बंद करें, पीएफआई को बैन करें,
इस तरीके से बैन करें कि फिर अगले कई दशकों तक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कभी बन ना पाए। आपको यह भी इंश्योर करना है कि जब आप कार्रवाई कर रहे हैं तो कोई प्रोटेस्ट ना हो, लोग सड़कों पे ना आए, दंगा ना भड़के, बॉम्ब ब्लास्ट ना हो। सारे जिसको कह सकते हैं कि भाई हर छेद को जो है वो आपको बंद करना होगा, हर नट बोल्ट को जो है टाइट करना होगा, तब जाकर के इतनी बड़ी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो कार्रवाई तो हुई, लेकिन उससे पहले क्या हुआ जी? और यही प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का कमाल है जी। तो पीएफआई के एक्शन के पहले जो कुछ हुआ उसको हम एनालाइज करें तो समझ में आएगा कि तैयारी कितनी पुख्ता थी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल की। मदरसा, ये अचानक से कोई थोड़ी नींद से किसी को ख्वाब में आ गया भाई सर्वे कराओ जी। तो मदरसा के सर्वे होने लगे। तो सबसे ज्यादा मदरसा किसके पास है? तो जमीयत उलमा हिंद देवबंदी वालों के पास जी। लखनऊ में रैली तो वहां प्रोटेस्ट, लेकिन एक सप्ताह के अंदर हवा निकल गई। जमीयत उलमा हिंद मदनी साहब आकर के बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया भाई 7 दिन के अंदर? उनको समझ में आ गया कि भाई एक्शन हो जाएगा। ये जितने भी अनरिकॉग्नाइज्ड इलीगल किस्म के और फंडिंग वंडिंग देखा जाएगा तो ये पूरी दुकान ही बंद हो जाएगी जी। ये सारे मौलवी मौलाना बेरोजगार हो जाएंगे, पता ही नहीं फिर कौन क्या मदद करेगा। अब उनको यह भी समझ में आ रहा है कि ये पीएफआई की वजह से मुसलमानों की बड़ी बदनामी हो रही है जी। भाई सीए के अंदर में कोई किसी के पास कोई मुंह बचा है कहने का कि सीए का आंदोलन कितने लोगों की नागरिकता गई, कितने लोगों की गई, कितने मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला गया, कितने मुसलमानों की नसबंदी हुई, यही सब अफवाह था ना जी। तो ये मौलवी मौलाना वो चिंतित हो गए कि भाई ये मामला मदरसों का गड़बड़ होगा जी। अब दूसरा पासा चला गया, वक्फ। हर मुसलमान जो भी हल्का सा इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखता है, सारे लोग यही कहते हैं कि लूट मची हुई है वक्फ के नाम पे। देखिए कि जेल गया दिल्ली का ये जो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेला अमानतुल्ला, ये वक्फ के चक्कर में तो जेल में गया है। किसने भेजा जेल? सरकार ने नहीं। वक्फ के खिलाफ कंप्लेंट किसने कराई? मुस्लिम मौलानाओं ने जी। मुस्लिम समाज की तरफ से ही ये कंप्लेंट दिया गया कि अमानतुल्ला गुंडागर्दी कर रहा है, वक्फ की चीजों को बेच रहा है, घपलेबाजी कर रहा है। ठीक, तो जो वक्फ के बाकी सब लोग होंगे अलग अलग जगहों पे, सबका भी एंटीना खड़ा हो गया होगा, कह रहे अगला नंबर तो हमारा भी आ सकता है जी। हाँ, पैसे का खेल है। वक्फ में हिंदू तो है नहीं, कोई क्रिश्चियन सिख ईसाई कोई है तो नहीं, उसमें सब मुसलमानों की ही बॉडी है जी। और उसमें ही तुम लूट मचा रहे हो, तो हर जगह कंपटीशन तो होता ही है। तो एक जेल गया वक्फ के लिए, तो वक्फ के ऊपर बड़े बड़े लोगों का कब्जा है। ये अमानतुल्ला ये पीएफआई का स्लीपर सेल है जी। यही तो सीए करवा रहा था। ये सारे लोग, तो होता यह है कि संकट के घड़ी में सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट देखने लग जाते हैं जी। तो वक्फ के ऊपर हो गया तो दो डंडा चला, तो कहते हैं अंग्रेजी में स्टिक एंड कैरेट। तो फिर शांति संदेश लेकर के मोहन भागवत भी पहुंच गए जी। तमाम मुस्लिम उलमाओं और इंटेलेक्चुअल्स के साथ दिल्ली में मीटिंग हुई और ये कहा गया कि देखिए साथ में ही रहना है, कोई बाहर से नहीं आए हैं।
उस समय लोगों को समझ में नहीं आया कि बाहर बाहर क्यों कहा जा रहा है। बाहर से दो चीजें आती हैं, लोग आ सकते हैं और विचार आ सकता है जी। ये पीएफआई जिस इस्लाम को फॉलो करता है वो हिंदुस्तान का इस्लाम नहीं है, वहां भी सलाफी किस्म के इस्लाम को वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर थोप रहा है। तो इस वजह से मुस्लिम उलेमाओं ने ही और 100 से ज्यादा उन्होंने लिख के दिया गृह मंत्री को, ये पीएफआई डेंजरस है, इस पे बैन होना चाहिए जी। इसको चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। अब ये क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल ने इस चीज को इंश्योर कर लिया कि पीएफआई पे जब एक्शन हो तो कहीं भीड़ ना आए सड़कों पे। ये मिसकैलकुलेशन पीएफआई की तरफ से हो गया कि उनको लगा कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, जो हिंदू प्रोसेशन के ऊपर पत्थर चलाने के लिए हजारों की संख्या में आ जाते हैं, अगर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तब तो और लाखों की संख्या में सड़कों पे आ जाएंगे जी। तो आदेश देगा कौन? कोई बचेगा तब तो, कोई बचेगा तब तो। भाई वहां जाना है ये बताएगा कौन? जी। ये बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस अगस्त के महीने से शुरू है। ये दिल्ली में एक बाकायदा वॉर रूम बना गया, कंट्रोल रूम, और पूरे देश भर में ये पीएफआई के तार कहां कहां हैं, कैसे कैसे हैं, ये सब की जानकारी इकट्ठा की गई। और आप देखिए कोई भी बड़ा पॉलिटिकल सेकुलर लीडर मुंह से आवाज नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? मुस्लिम समाज से कोई आवाज ही नहीं निकल रहा। जी। मौलवी मौलाना निकालेंगे मदरसे पे, ये वोट के ठेकेदार कुछ करेंगे तो वक्फ बोर्ड पे कार्रवाई चालू हो जाएगी, बुलडोजर चलना चालू। और सबसे बड़ी बात कि आप इस तरह के इस्लाम जो हिंदुस्तान में चल रहा है, चलता आ रहा है, उसको छोड़कर आप ये सऊदी फंडेड सऊदी आइडियोलॉजी आप हिंदुस्तान में नाफिज करेंगे तो विरोध तो हो ही रहा है। मौलाना खुद कह रहे हैं कि भाई क्योंकि ये पीएफआई आ जाएगा, इनकी राजनीति बंद हो जाएगी, इनको चुनाव के समय कौन पूछेगा जी। तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये जो विरोधाभास है उसको अच्छे तरीके से इन लोगों ने परखा और उसी हिसाब से प्लान बनाया कि ये बिल्कुल स्विफ्ट सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारी सेना घुसी, उनको पता तक नहीं चला, हम अपना काम करके वापस आ गए जी। ठीक वैसे ही प्लानिंग की गई कि 3 बजे भोर में अचानक से हम लोग हमला करेंगे। तो ये पता था सबको कि पीएफआई का कौन सा लीडर इस तारीख को इतने बजे कहां पे होगा। जी। दर्जनों ट्रेन से सफर कर रहे थे, ट्रेन से पिकअप किया गया है। हमारे एजेंसियों को यह मालूम था कि फला फला ट्रेन के बॉगी नंबर इसमें, बर्थ नंबर ये, वहां वो जा रहा है। दे हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम देयर। फोन पे वो किससे बात किया, क्या बात किया, किससे किससे बात किया, और जाते ही फोन सीज, अंदर आइए, चलिए साथ में। फिर कुछ लोग सफर कर रहे थे एक शहर से दूसरे शहर, रात में अचानक से गाड़ी को रोका जाता है, भाई चलिए आप साथ में। तो पहले राउंड में 106 टॉप लीडर्स, वर्कर्स नहीं जी। जो आदेश देने वाले थे सब, जो ये सब व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और समुदाय के अंदर कि भाई यहां पहुंचना है, जी।
इस तरह के कारकुन्स को, जो बड़े बड़े लीडर थे, सबको उठा करके अंदर। तो 3 घंटे के अंदर 1 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ, 3 बजे सवेरे पीएफआई लीडरलेस हो गई। वो घर में सो रहा था चैन से। तो हिम्मत इनकी इतनी थी ना, इनको हमें कौन क्या कर लेगा, अगर हमें कोई कुछ कर दिया तो सड़कों पे मुसलमान आ जाएंगे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये मिसकैलकुलेशन पीएफआई को भारी पड़ गया जी। अब इनको तो लग रहा था कि भाई कुछ नहीं होगा। एनआईए और ईडी दोनों एक साथ, और जो मीटिंग हुई थी जहां ये पूरा प्लान गढ़ा गया था, उसमें अमित शाह, अजीत डोभाल, आईबी चीफ, रॉ चीफ, सीआरपीएफ के चीफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, इकोनॉमिक विंग के लोग, तमाम एजेंसियां, ये सारा एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया गया। तो ये क्रैकडाउन जो हुआ, ये इन लोगों को, अच्छा एक दिन तो हो गया, उनको लगा भाई हो जाएगा जी। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि देश भर में जहां जहां जिन जिन लोगों ने पीएफआई का साथ दिया है, ये सब नपे जाएंगे जी। फिर कल शाम तक संख्या क्या हो गई? 300 के आसपास। अब स्टेट लेवल पे पकड़ा जा रहा है। पकड़ने में क्या पकड़ा जा रहा है भाई? मध्य प्रदेश का मैं एक एग्जांपल दे दूं, वहां पे 35-40 के आसपास लोगों को, कौन कौन? पीएफआई का स्टेट का प्रेसिडेंट, स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल के लीडर्स को पकड़ा जा रहा है, इसलिए संख्या बढ़ गई। अभी और ये बढ़ता चला जाएगा। और मध्य प्रदेश में जो पकड़ा गया, उनको फोन को पकड़ा गया, मालूम चला कि अरे भाई ये तो बड़े शातिर लोग हैं, 50-50 नंबर मिल रहे हैं पाकिस्तान से जी। भाई क्या कर रहे हो पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? सबका वीजा खंगाला जा रहा है, मालूम चल रहा है कि 5 बार 7 बार जा रहे हैं। किस चीज का ट्रेनिंग लेने जा रहे हो वहां पे? अजीब मोहब्बत है पाकिस्तान से। और इसलिए आप देखिए, जो केरल में छुटपुट हुआ भी जी, प्रोटेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बचा लेगा तुमको, पाकिस्तान बचा लेगा हिंदुस्तान में तुमको। अरे भाई पाकिस्तान तो खुद गर्त में जा रहा है। तमिलनाडु में पकड़ा गया, ऐसे ही लोगों को घर से क्या मिल रहा है? वायरलेस। लो फ्रीक्वेंसी में जो स्मगलर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो स्मगलर्स भाई फोन पे बात नहीं करेंगे, फोन में तो वो पकड़ा जाएगा जी, नंबर आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा, सब कुछ। व्हाट्सएप भी निकाल लेंगे बाद में, रिया चक्रवर्ती की तरह। ये लोग लो फ्रीक्वेंसी का वायरलेस लेकर के घूम रहे हैं। क्यों लेकर घूम रहे हो भाई? अलाउड है, परमिशन मिल सकती है, सब चीजों की नहीं। कहीं असला मिल रहा है, बारूद मिल रहा है, रिवॉल्वर्स मिल रहे हैं, गन्स मिल रहा है आईएसआईएस के साथ। और आर्थिक कितने शातिर हैं ये लोग। कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है अबू धाबी में, वहां से पैसा लेना देना और पैसा जमा होता है अकाउंट में, कैश। तो कुछ लोग बता रहे थे कि तरीका क्या है। एक तो हवाला से करते हैं ये, और ईडी अभी 2 दिन के अंदर में 120 करोड़ रुपए उसका हिसाब किताब मांग रही है, नहीं दे पाएंगे जी। तो ये लोग करते क्या है? ये जो सऊदी वादी में काम करने वाले लोग जाते हैं वेस्ट एशिया में, वर्कर्स, उनको वहां पैसा दे देते हैं, वो वहां से ट्रांसफर कर देता है, यहां से कैश उठा करके उनके घर वाले वहां जमा कर देते हैं। हवाले से पैसा आता है, वो अलग अलग कैश में अलग अलग जगहों से। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है जी। लोगों को ये गफलत में, इस्लाम के नाम पे तो अल्लाह के नाम पे ये सब हो रहा है सब कुछ। तो ये सारी चीजें किस तरह का इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है,
किस तरह का इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने स्ट्रक्चर किया है, ये तमाम चीज़ें। और ड्रेस आर्मी वाला दे रखा है इन लोगों ने जी। है। तो जूडो कराटे के नाम पे जो आर्म्स ट्रेनिंग दी जा रही थी उसका भी खुलासा हो गया। तो इन नेताओं के ऊपर दो तरह से कार्रवाई हो रही है, टेररिज्म में शामिल होने का और टेररिज्म को फंड करने का जी। इसलिए ईडी और एनआईए स्ट्रेटजी बार बार इस बात की, भाई पूछा जाता है भाई बैन क्यों नहीं, बैन क्यों नहीं। भाई आप संगठन को बैन कर दोगे, इन लोगों को छोड़ दोगे तो फिर चालू हो जाएगा, ये फिर दूसरे नाम से चालू हो जाएंगे जी। तो इस बार की स्ट्रेटजी जो लग रही है वो अलग है जी। इंडिविजुअल लोगों को पकड़ो एनआईए की तरफ से, यूएपीए के अंदर और ईडी के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर इन लोगों को जेल के अंदर डाल दो जी। जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि तमाम लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर चला गया, फिर बैन कर दो, फिर पीएफआई का नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं और सब ये लोग जेल में जो है सड़ते रहेंगे। इसका इंतजाम कर लो जी। तो ये स्ट्रेटजी जो है कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, इतना बड़ा बवाल मचाने वाला संगठन एक सप्ताह के अंदर में क्रिपल्ड कर जाएगा कि इसके साथ इसके समर्थन में कोई लोग सामने आएंगे नहीं, तो ये समझ लीजिए पहले दिन की कार्रवाई हुई, कुछ लोग आए, सबको बस में लेके चला गया। 70-80 लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सबको जेल में वही धाराओं के तहत हर जगह 15 दिन 30 दिन का जो है हिरासत दिया जा रहा है, वो बाहर निकलेंगे नहीं, ये इंश्योर किया जाएगा। तो पहले दिन जो कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ भी, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले, और उसके बाद उन लोगों को ले जाया गया। कल शाम में भी कार्रवाई हुई, दिन में भी कार्रवाई हुई, कहीं कोई प्रोटेस्ट की खबर नहीं आई। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज के अंदर ये पीएफआई डीलेजिटिमाइज हो गया, इसकी साख खत्म हो गई। इसकी कार्रवाई की वजह से, इनके कामकाज की वजह से मुसलमान भी इन्हें अब अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं। तो ये प्लान कितना सक्सेसफुल रहा, ये क्रेडिट ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल की लीडरशिप को जाता है कि जिन्होंने पीएफआई को बिल्कुल नेस्तो नाबूद भी कर दिया और कहीं किसी को कोई खरोच तक नहीं आई। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। पीएफआई ने देश भर में आतंक फैलाने का काम किया, जिससे हिंदू मुसलमान का एजेंडा कई बार कई राजनीतिक दल सेट करने में कामयाब हुए। लेकिन मोदी सरकार ने इस आतंकी संगठन को खत्म करने की ऐसी प्लानिंग बनाई कि आज पीएफआई का अंत दिख रहा है। ऐसा प्रहार किया कि आतंक से जुड़ने वाले तारों को कतर कर रख दिया और अब एक हफ्ते के अंदर इस पर बैन भी लग जाएगा, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा अचीवमेंट और जनता के लिए सुकून होगा। सरकार को क्यों ये कदम उठाना पड़ा, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।